चलिए जरा 1880 के दशक के भारत में चलते हैं। एक ऐसा भारत जहां ब्रिटिश सरकार के हर बड़े फैसले में भारतीयों की आवाज को कह सकते हैं कि लगभग नजरअंदाज ही कर दिया जाता था। उस वक्त देश के पढ़े लिखे लोगों और नेताओं के पास कोई ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वे सब मिलकर अपनी बात रख सकें या ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक साथ आवाज उठा सकें। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे एक संगठन ने पूरे देश की आवाज को एक साथ जोड़ा और उसे आजादी के रास्ते पर आगे ले गया। चलिए इस पूरी कहानी को 5 अहम हिस्सों में समझते हैं। कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, फिर उसके अंदर कैसे फूट पड़ी और समझौते हुए, वो दौर जब ये एक जन आंदोलन बना, फिर पूर्ण स्वराज की वो बुलंद मांग और आखिर में आंदोलन से सरकार तक का इसका सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1885 से। एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीय नेताओं को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया और इसी के साथ बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक ऐसा मंच बनने वाला था जो आगे चलकर पूरे देश के आंदोलन का सेंटर पॉइंट बना। देखिए, कांग्रेस ने अपने पहले 4 सालों में ही ये दिखा दिया था कि वो कितनी दूर की सोच रखती है। पहले अध्यक्ष W.C. बैनर्जी एक बंगाली हिंदू। अगले साल दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की नींव रखी, ये बताकर कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। फिर 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और 1888 में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक साफ संदेश था कि कांग्रेस किसी एक धर्म या जाति की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनने आई है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां कांग्रेस ने अपनी असल पहचान बनाई। ये वो दौर था जिसमें अंदरूनी लड़ाइयां हुईं, बड़े बड़े समझौते हुए और ऐसे गीत बने जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान डाल दी। सोचिए, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन और पहली बार एक राजनीतिक मंच पर गूंजता है वंदे मातरम। ये वो पल था जब इस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम की आग में घी का काम किया। इसने लोगों को इमोशनली एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन देखिए, जहां बड़े विचार होते हैं वहां मतभेद भी होते हैं, और यही हुआ 1907 के सूरत अधिवेशन में। एक तरफ थे नरम दल के लोग जो मानते थे कि अर्जियों और शांतिपूर्ण तरीकों से ही बात बनेगी, और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जो कहते थे कि अब सीधी कार्रवाई का वक्त है। ये टकराव इतना बढ़ा कि कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई, जिसे हम सब सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। इस फूट के कुछ ही साल बाद 1911 में फिर से कलकत्ता में एक और ऐतिहासिक पल आता है। यहीं पर पहली बार जनगण मन गाया गया। वंदे मातरम की तरह ही ये भी एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसके बारे में तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये एक दिन आज़ाद भारत का राष्ट्रगान बनेगा। और फिर आया साल 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जो एक तरह से रीयूनियन का साल था। जो नरम दल और गरम दल सूरत में अलग हुए थे, वो यहाँ फिर से एक हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी मिलकर अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखने का फैसला किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अब तक कांग्रेस का काम काफी हद तक पढ़े लिखे एलीट लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब कहानी बदलने वाली थी। आंदोलन अब बड़े बड़े हॉलों से निकलकर सड़कों पर उतरने वाला था, एक असली जन आंदोलन बनने वाला था। इस नए दौर की शुरुआत कुछ बड़े चेहरों और बड़े फैसलों से होती है। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। फिर 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ और इसने लाखों आम भारतीयों को पहली बार सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। और जब आंदोलन थोड़ा धीमा हुआ तो 1922 में स्वराज पार्टी बनी, जिसने लड़ाई को ब्रिटिश काउंसिल्स के अंदर ले जाने की एक नई रणनीति अपनाई। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, साल 1924 बेलगाम अधिवेशन। ये सेशन इसलिए इतना खास है क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला था, सिर्फ एक बार। अच्छा, अब इस खास सेशन को याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। बस इतना सोचिए कि गांधी जी के एक हाथ में बेल है, बेल से बना बेलगम, और दूसरे हाथ में है एक टॉर्च। टॉर्च को तोड़िए, टो से बना 2 और च से बना 4, यानी साल हो गया 1924। है ना आसान? गांधी जी के ठीक अगले साल 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि वो पहली
भारतीय महिला थी जो इस पद पर पहुंची, जबकि एनी बेसेंट पहली महिला तो थी, पर वो भारतीय नहीं थी। अभी तक जो लड़ाई स्वशासन या सेल्फ गवर्नेंस के लिए थी, अब उसका लक्ष्य पूरी तरह से बदलने वाला था और भी बड़ा होने वाला था। अब बात सिर्फ अपने शासन की नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी की होने वाली थी। साल 1929 लाहौर अधिवेशन, ये एक टर्निंग पॉइंट था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और यहाँ कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा और सबसे साफ ऐलान किया, अब हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वशासन नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज है, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और यहीं ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग तो कर ली, लेकिन आज़ाद भारत दिखेगा कैसा? इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यहीं पर दो बहुत बड़े प्रस्ताव पास हुए, एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर और दूसरा देश की आर्थिक नीति पर। एक तरह से यही तय हुआ कि आज़ाद भारत की नींव किन उसूलों पर रखी जाएगी। और फिर 1937 में एक और अनोखी चीज हुई, फैज़पुर अधिवेशन। ये इसलिए खास था क्योंकि पहली बार कांग्रेस का सेशन किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि एक गांव में हो रहा था। ये आंदोलन को भारत के दिल यानी गांव तक ले जाने का एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी, सबसे निर्णायक दौर में। वो दौर जहां आंदोलन आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और अब उसे एक सरकार में बदलने की तैयारी करनी थी। 1942 बॉम्बे, यहाँ से आज़ादी के संघर्ष का फाइनल काउंटडाउन शुरू होता है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये अंग्रेज़ों के लिए एक आखिरी और साफ संदेश था कि अब जाने का वक्त आ गया है। आज़ादी अब बस कुछ ही कदम दूर थी। देखिए कैसे चीज़ें बदली। 1946 में मेरठ में जब जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, तब पावर ट्रांसफ़र की बातचीत शुरू हो चुकी थी। फिर 1948 में जयपुर में आज़ाद भारत का पहला अधिवेशन हुआ। अब फोकस विरोध से हटकर देश चलाने यानी गवर्नेंस पर आ गया था। और 1951 तक जब नई दिल्ली में सेशन हुआ तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो अब सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बल्कि आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस अब एक आंदोलन नहीं बल्कि एक नए देश की तकदीर लिख रही थी। तो ये पूरा सफ़र देखने के बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है, जब कोई आंदोलन जो सालों तक संघर्ष करता है वो जब सत्ता में आता है और सरकार बन जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।